आदाब, मैं साइमा खान हाजिर हूँ हिंदुस्तान की सियासी, समाजी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर ख़ास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। हमारी आज की पेशकश में बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की और ग्लोबल नॉलेज हब बनते भारत की। जी हाँ, अब हमारे देश की पुरानी एजुकेशन पॉलिसी पूरी तरह से बदल गई है और उसकी जगह एक बिल्कुल नई, वाइब्रेंट और रेवोल्यूशनरी एजुकेशन पॉलिसी ने ले ली है। जाहिर है कि इसका मकसद सबके लिए एक ऐसी हाई क्वालिटी एजुकेशन पॉलिसी को अपनाना है जो इंडिया सेंट्रिक होने के साथ साथ मुल्क की सस्टेनेबिलिटी के लिहाज से नॉलेज सोसाइटी क्रिएट कर सके। तो क्या है इस नई एजुकेशन पॉलिसी की खूबियां और कैसे ये पॉलिसी और कैसे भारत दुनिया के मंजरनामे पर एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन की प्रोफेसर आरती श्रीवास्तव और दिल्ली यूनिवर्सिटी से डॉक्टर पवित्रा भारद्वाज। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत खैर मक़दम है। पहला सवाल मैं आरती जी से पूछना चाहूँगी कि हमारी जो हिंदुस्तान की तारीख़ है वो अगर हम देखें एजुकेशन के लिहाज से बहुत ही खूबसूरत रही है, जहाँ पर नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी एक हमारे सामने बेहद खूबसूरत मिसालें हैं। हम एक विश्व गुरु के तौर पर जाने गए, तो हम एक बार फिर से उसी मकाम को हासिल कर सकें, तो ये जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, इसे हासिल करने में कितना मददगार हमको साबित करेगी कि हम एक नॉलेजेबल ग्लोबल हब के तौर पर जाने जाएं। थैंक यू साइमा, आपका प्रश्न बहुत ही रेलेवेंट है। ये कोई भी पॉलिसी जो है वो देश को एक दिशा देती है आगे आने वाले समय के लिए, लेकिन दिशा के साथ साथ ये भी ज़रूरी होता है कि हम उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करें। तो ये पॉलिसी एक दिशा के रूप में बहुत ही अच्छा रूपरेखा बनाई है इन्होंने, स्पेशली रिलेटेड टू हायर एजुकेशन, क्योंकि उच्च शिक्षा ही किसी भी देश के डेवलपमेंट का मापदंड होती है। सारा रिसर्च जो है हमारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र से ही में जन्म होता है, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, चाहे वो मेडिकल का हो, और चाहे वो किसी सोशल साइंस का ही क्यों ना हो। तो जन्म की तरह से इसमें जो रूपरेखा नई करी है, उसमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं तो वो बहुत ही रेलेवेंट हैं इसको ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, और इसको फिर हम लोग चर्चा में और आगे डिस्कस करेंगे। जी पवित्रा जी, आपकी नज़र में ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसको आप तलबा के लिए, स्टूडेंट्स के लिए किस तरह से देखती हैं? क्या ख़ास है इसमें? देखिए कि ये जो एजुकेशन पॉलिसी जिसे हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कह रहे हैं, ये हमें ध्यान करना चाहिए कि ये पिछले 30 सालों के बाद एक अभूतपूर्व परिवर्तन लाने की कोशिश की गई है। और ये बात जग जाहिर है कि इंडिया जो है, जो भारत है, वो एक डेमोग्राफिक डिविडेंड उसके पास है। हमारी 65% जो आबादी है वो यूथ पॉपुलेशन है, जो कि बेसिकली स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट एज ग्रुप्स में हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम स्टूडेंट्स के लिए एक इस तरीके की पॉलिसी लाते जो कि उनको न सिर्फ जॉब के लिए तैयार करती बल्कि उनको ग्लोबल सिटीजनशिप के लिए तैयार करती। तो ये एक बहुत अहम इसमें एक पहलू है कि यहाँ पर नॉलेज को एक मीन्स की तरह यूज़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि नॉलेज पाने को एक प्रोसेस की तरह यूज़ कर रहे हैं कि मुझे ज्ञान हासिल करना है नौकरी पाने के लिए नहीं, मुझे ज्ञान हासिल करना है उससे बड़े मकसद के लिए कि मैं ग्लोबल सिटीज़न कैसे तैयार करूं, जो मेरे भारत की जो एक आबादी है, जो विश्व की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है यूथ पॉपुलेशन का। तो इसलिए ये बहुत बहुत सिग्निफिकेंट पॉलिसी है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इसमें न सिर्फ एक्सेस, न सिर्फ इक्विटी, क्वालिटी, बल्कि ओवरऑल हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की अप्रोच को लेकर चला गया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये एक रेवोल्यूशनरी पॉलिसी होगी इंडिया के स्टूडेंट्स की आउटलुक को चेंज करने के लिए। जी आरती जी, जैसे कि पवित्रा जी ने कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि एक इस तरह की नॉलेज होनी चाहिए जिसमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा
सीख मिल सके। और वज़ीर आज़म भी हमेशा से यही कहते आए हैं कि हमें एक इस तरह का हब तैयार करना है कि जहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे नौजवान हैं, वो जॉब सीकर ना बन के जॉब क्रिएटर बने। तो ये जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है वो उसमें किस हद तक मददगार साबित होगी? ये नई शिक्षा नीति ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी, जैसे पवित्रा जी ने कहा, तो उसमें सबसे बड़ा जो रेवोल्यूशन का पॉइंट है वो है मल्टी डिसिप्लिनरिटी। हुआ ये था कि जैसे जैसे सब्जेक्ट्स बढ़ते गए हम अपने अपने साइलोज़ में इकट्ठा होते गए, तो नॉलेज जो है वो आपकी नैरो होती गई धीरे धीरे करके, और इंटरडिसिप्लिनरिटी और मल्टी डिसिप्लिनरिटी बिल्कुल एकदम वो हो गया। एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे कि बहुत कुछ क्या म्यूज़िक डिपार्टमेंट बिना फिज़िक्स के प्रिंसिपल समझे हुए चल सकता है? क्योंकि फ़िज़िक्स में जो हम लोग सारे प्रिंसिपल साउंड मूवमेंट के हैं वो तो फिज़िक्स डिपार्टमेंट का है। तो ये बहुत अहम चीज़ थी कि फिज़िक्स और म्यूज़िक इंटरैक्ट करे। इनफैक्ट आइंस्टाइन ने तो आइंस्टाइन और मोजार्ट दोनों की क्रिएटिव स्किल्स सेम थी। मोजार्ट में म्यूज़िक ने लगा दी और आइंस्टाइन ने साइंस में लगा दी। तो क्रिएटिव स्किल्स बिल्कुल सेम होने पे भी उन्होंने अलग अलग फील्ड में लगा दी। इसी तरह के हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। म्यूज़िक डिपार्टमेंट की एक PhD ऐसी थी जब राग प्ले करके उसने ये देखा कि कौन कौन से रोग जो हैं वो ठीक हो सकते हैं, और उसको MRI के द्वारा उसको इस्टेब्लिश किया कि इस राग से ये ब्रेन में चेंजेस हैं और ये उसके रिपरकशंस हैं। तो उस तरह से जो है म्यूज़िक और मेडिकल का बहुत अच्छा इंटरफेस हो सकता है। सिमिलरली बहुत इस तरह के हम एग्जाम्पल ले सकते हैं जहाँ पे इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। अभी मेरे साथ एक छात्र था जो इंटर्न कर रहा था, तो वो फिज़िक्स का छात्र था। तो उसको मैंने कहा कि फिज़िक्स जो है कैसे आप सोशल साइंस में इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो उसने बहुत कुछ ढूंढ करके, छोटा बच्चा था, और उसने ये बताया कि ये जो है एक फिनोमेना है सोशल फिजिक्स का, कि बहुत सारे जो हम लोग जिस तरह से इंटरेक्ट करते हैं तो दीज आर गाइडेड बाय एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। तो इस तरह से बहुत सारी बातें जो हम लोग नॉर्मल अपनी लाइफ में इसको किनारे कर देते हैं, लेकिन ये बहुत सेंट्रल हैं कि हमारी जो लाइफ है वो एक ऑर्गेनिकली कनेक्टेड होल है, जिसमें कि हम लोग जो है सारी चीज़ों का एक इकट्ठा होकर के हम सारे प्रिंसिपल साइमल्टेनियसली यूज़ करते हैं। और एजुकेशन तो अपने वे में बहुत ही डायनामिक फील्ड है, क्योंकि हिस्ट्री के बिना आप एजुकेशन नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली ज्योग्राफी, सिमिलरली पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, तो इन सब की डायनामिक्स इंटीग्रेट करके हम एजुकेशन की फील्ड बनाते हैं। और एजुकेशन अपने आप में चेंजिंग है, और ये चेंज अब बहुत हम ये नई शिक्षा नीति के द्वारा देख सकते हैं। जी आरती जी, आपने जो बात कही है वो कही है क्रिएटिविटी की। आप ये भी चाहती हैं कि एजुकेशन के साथ साथ क्रिएटिविटी भी हो, और इस तरह से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका जहन की भी नशोनुमा हो, वो भी क्रिएटिव बने। उसके लिए जो हमारी ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें बहुत कुछ लेकर आए हैं नए। उसको आप किस तरह से देखती हैं कि स्टूडेंट्स के लिए सीखने के लिए इसमें कितना कुछ है? देखिए, इस एजुकेशन पॉलिसी का अगर मैं कहूँ कि इसके कुछ मेन पिलर्स जो हैं, उसमें एक जो बहुत मजबूत पिलर जो है वो है इनोवेटिवनेस को बढ़ावा देना। और इनोवेटिवनेस में वो दो तरीके की बात कर रहे हैं, एक इंटरनलाइजेशन और एक एक्सटर्नलाइजेशन। मतलब इनोवेशन जो इंस्टीट्यूशंस के अंदर फैकल्टी और स्टूडेंट्स के एक्सचेंजेस से बने। दूसरा इनोवेटिवनेस जो कंपनीज, जो इंडस्ट्री, जो आउटसाइड स्टेक होल्डर्स के साथ इंटरैक्शन से जो इनोवेटिवनेस आए शिक्षा संस्थानों में, स्टूडेंट्स में। तो ये जो दोनों लेवल्स पे इनोवेटिवनेस को बिल्ड करने की बात आ रही है, जो स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग, जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, जो कि हम सभी जानते हैं कि हमारे गली गली में इनोवेटर्स मौजूद हैं, पर शायद उनको वो इकोसिस्टम अभी तक नहीं मिला, वो जिसको हम कहें कि वो एक एनवायरनमेंट, वो एक सपोर्ट नहीं मिला, सपोर्ट सिस्टम नहीं मिला, जिसके कारण कि वो बेस्ट दे पाते। उसी को बढ़ावा देने के लिए जो नई शिक्षा नीति है, इसमें दोनों तरीके की इनोवेटिवनेस को बिल्ड करने की बात कही जा रही है, जिसमें कि सरकार का क्या भूमिका होगी, जिसमें जो पॉलिसी है उसकी क्या भूमिका है,
पॉलिसी की भूमिका उसमें ये रहेगी कि वो एक इनेबलर का काम करेंगे। इसका बहुत अच्छा इसमें एक शब्द यूज किया गया है, डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, कि इंस्टीट्यूशंस को ऑटोनॉमी देने की बात कही गई है, उनको स्वायत्तता देने की बात कही गई है, ताकि वो खुल के अपनी नीतियों में इंटरवेंशंस कर पाएं और अपने इंडिविजुअल जो उनका लोकल एक उनका सिनेरियो है, जो उनके लोकल सर्कमस्टांसेस हैं, उनको मॉडिफाई करके वो उस इनोवेटिवनेस को बिल्ड कर पाएं। आप ये बात समझिए कि दिल्ली के एक कॉलेज में जिस तरीके की सुविधाएं, जिस तरीके का माहौल है, वो हो सकता है कि झारखंड के या बिहार के किसी रिमोट कॉलेज में नहीं हो। तो उस माहौल में रहते हुए स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी को, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे एनकरेज करना है और उसको कैसे इसमें टेक्नोलॉजी इनेबलमेंट की भी बात कही गई है, वो शायद हम आगे डिस्कस करते हैं कि टेक्नोलॉजी को इसमें इनकॉर्पोरेट करने की बहुत बात कही गई है। तो इनोवेटिवनेस के लिए जो ट्रिपल हेलिक्स मॉडल की हम बात करते हैं, जिसके 3 स्ट्रैंड्स होते हैं, पहला होता है एकेडमिया, दूसरा होता है इंडस्ट्री और तीसरा होता है पॉलिसी मेकर्स, यानी कि गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस। तो जब ये तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तभी हम ये कह सकते हैं कि एक इनोवेशन का इकोसिस्टम हम बना पा रहे हैं। तो अभी तक अगर हम देखें कि कहीं ना कहीं इन तीनों धागों में से कोई एक धागा आगे पीछे रह जाता था, तो इसलिए हम इनोवेशन की उस पर अपना एक मार्क नहीं बना पाए हैं। वर्ल्ड के इनोवेशन इंडेक्स में अगर हम देखें अनफॉर्चुनेटली, तो इंडिया आज तक अपना वो पहचान नहीं बना पाई है। तो अब इस शिक्षा नीति से हम ये उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तीनों जो इसके घटक हैं, तीनों जो इसके पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उन तीनों को साथ लेकर चलने की बात कही गई है, जो कि मैं समझती हूँ कि बहुत ही एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है। और अगर इम्प्लीमेंट हो जाती है तो आई मीन दिस कैन बी, ये पूरा एक गेम चेंजर हो सकती है इंडियन सिनेरियोज के लिए। जी आरती जी, पवित्रा जी ने कहा कि इनोवेशन और रिसर्च जो है वो एजुकेशन को बहुत मजबूत करती है, और इसी हवाले से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो है वो एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने की भी बात कही गई है। आप इसको किस नज़र से देखती हैं और कितनी मददगार होगी ये? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन तो बहुत ही अच्छा एक स्टेप है इन ट्राइंग टू गिव गुड फंडिंग, क्योंकि रिसर्च काफ़ी फंडिंग पे डिपेंडेंट होती है, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम और मनी और एनर्जी लगती है, तो वो फंडिंग है। तो अभी तक क्या है कि जब यूनिवर्सिटी टीचर्स हैं या कॉलेज टीचर्स हैं, उनके पास फंडिंग के आयाम बहुत कम हैं। वो या तो ICSR या ICHR या इंडियन फिलोसफिकल रिसर्च या 2-4 CSIR वगैरह UGC सब अलग अलग जाते थे, किसी को और इंफॉर्मेशन एसिमेट्री के कारण किसी को ये सारी चीज़ें पता रहती थी, किसी को नहीं पता रहती थी। तो अब ये सारे जो एनॉमलीज थे कि वो पॉकेट्स ऑफ एक्सेलेंस थे कि जहाँ पे लोगों को पता चल गया वो उसको एक्सेस कर लेते थे। तो अब ये जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बन जाएगा, तो इसमें क्या है कि सारा पैसा इकट्ठे आ जाएगा, और इसमें इस पॉलिसी में कहा गया है कि इट इज़ नॉट ओनली द गवर्नमेंट फंड्स बट ऑल्सो प्राइवेट फिलैंथ्रोफी। तो हालांकि उन्होंने ये बात बहुत अच्छी कही है कि ये एजुकेशन रिमेन्स एज अ पब्लिक गुड, ये पब्लिक गुड है, लेकिन आपको फिलैंथ्रोफी, जो कि हमारे इतिहास में हम देखेंगे कि फिलैंथ्रोफी से बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस खड़े हो गए, काफ़ी कॉलेजेस और टाटाज और इन सब के बिरला, आप देखते हैं कि बिट्स पिलानी हो, चाहे लॉट्स ऑफ देम यू नो आर थ्रू फिलैंथ्रोफी। तो फिलैंथ्रोफी तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसका यूज शुड बी पब्लिकली, उसको पब्लिक उससे आई से जो है वो स्पेंड करना चाहिए। तो उस तरह से रिसर्च फाउंडेशन का कंप्लीट किटी होगा, और वहाँ पे हम देखेंगे कि ज़्यादातर जो वो रहता है कि ज़्यादा फंडिंग साइंस वालों को मिल जाती है, सोशल साइंस बहुत ही साइड में रह जाता है। तो यहाँ पे हम इक्विटी की बात कर सकते हैं कि इक्वली आपके अलग अलग फील्ड्स, चाहे लैंग्वेजेस हो, चाहे आर्ट एंड कल्चर हो, चाहे सोशल साइंस हो, तो इक्वल किटी जो है, इक्वल रिसोर्स एनवेलप जिसको कहते हैं, वो सबके लिए ऑफर हो जाएगा। तो सेंट्रलाइज्ड होने के में ये पता रहेगा कि टोटल फंड कितना है, कैसे डिवाइड करना है, किस किस लेवल्स पे डिवाइड करना है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को ज़्यादा फंड मिलता है तो उनको उस प्रपोर्शन में देना है कि जो जिनके पास फंड कम है उनको ज़्यादा फंड देना है। तो वो सारी चीज़ें हमारे सामने क्लियरली मैप्ड आउट हो जाएंगी, एज्ड आउट हो जाएंगी। सो इट विल बी ईजियर टू गिव अवे दोज फंड्स फॉर द राइट पर्पस टू द राइट पर्सन। जी पवित्रा जी, जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मकसद ही यही है कि एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल सके स्टूडेंट्स को, और ये जो रट्टाफिकेशन जो चल रहा था उसको ख़त्म करके अब बच्चों के अंदर नॉलेज
हासिल करने वाली जो है वो सिस्टम शुरू हो, उनको आसानी से चीज़ें समझ में आ सकें और पढ़ाई के बोझ को भी कम किया जा सके। तो ये सब चीज़ें जो उसमें कही गई हैं उसके लिए एक ट्रेन टीचर की ज़रूरत है, और जिस तरह के वो पॉलिसी आ रही है उसको समझाने के लिए, बच्चों में तब्दीली लाने के लिए, उन सब चीज़ों के लिए भी मतलब वो किस तरह की नॉलेज चाहते हैं देना बच्चों को, उसके लिए भी एक ट्रेनिंग का प्रोसेस है। तो इस पॉलिसी में टीचर्स के लिए क्या प्रावधान रखे गए हैं? देखिए, जैसा आपने शुरू में कहा कि इस पॉलिसी का जो बेडरॉक है, जिसे हम कहेंगे कि जो एक इसका बेस जो है वो है कि टू इनकलकेट प्राइड इन इंडियननेस। हम अपने भारतीयता और भारतीय होने पर गर्व महसूस करें। और ये बात हम सब जानते हैं कि टीचिंग एक बहुत नोबल प्रोफेशन है, और ये जो पॉलिसी है ये टीचर्स के रोल को मैं कहूँगी कि एक स्टेप आगे ले जाकर देख रही है, क्योंकि ये टीचर्स के रोल को नेशन बिल्डिंग से जोड़ रही है और नेशनलिज्म की फीलिंग से जोड़ रही है कि टीचर्स जो हैं वो नेशन बिल्डिंग में किस तरीके से अपना योगदान दे सकते हैं। मैं ये सोचती हूँ कि मैं एक टीचर हूँ, मैंने अपनी क्लास पढ़ाई, मेरा काम हो गया, नहीं, मेरा काम उसके बाद भी जारी रहता है कि मेरी दी हुई शिक्षा से क्या मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स का, क्या उनका पूर्ण ग्रोथ हो रहा है या सिर्फ मैं उनको किताबी ज्ञान दे पा रही हूँ। इसके लिए इसमें टीचर्स के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में खास तरीके का एक प्रोविज़न रखा गया है जिसे वो बोल रहे हैं कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स, CPD, कि हर लेवल पे टीचर्स को एक कंटिन्यूअस ट्रेनिंग से गुजरना पड़ेगा, जिसको स्कूल लेवल पर टीचर्स के लिए ट्रेनिंग के सेंटर्स खोले जाएंगे जिसमें उनको इंक्लूसिविटी के बारे में बताया जाएगा कि एक क्लास में अलग अलग लेवल के बच्चों के साथ वो किस तरीके से डील कर पाएँ, डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के साथ किस तरीके से डील कर पाएँ, जो कि अब तक हमने नहीं सीखा। जो हमारी B.Ed की डिग्री जो थी या D.Ed की जो डिग्रीज थी उनका भी कार्यकाल बढ़ाने की बात हो रही है कि अब B.Ed 4 साल का कर दिया जाएगा। तो इसको करने के पीछे खास मकसद ये है कि जो टीचर होगा वो पूरी तरीके से इक्विप्ड होगा अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को एक हॉलिस्टिक एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस क्रिएट करने के लिए, टीचर्स को सपोर्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करने की बात चल रही है। वो ये कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके इस तरीके के सिस्टम्स डेवलप किए जाएंगे जो कि स्कूल्स में प्रोवाइडेड होंगे, जो कि सरकारी और हर तरीके के स्कूल में होंगे, जो कि लर्नर सेंट्रिक अप्रोच होगी। कि एक क्लास में यदि 50 बच्चे हैं तो किसी भी टीचर के लिए बहुत मुश्किल होगा जानना कि कौन से बच्चे की क्या लर्निंग एबिलिटीज़ हैं, उसको क्या वीक पॉइंट्स हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं उसकी। तो ये जो सिस्टम होंगे, ये जो टेक्नोलॉजी होगी जिसे हम डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के थ्रू उसको हम डेवलप करने की बात कर रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी एडेड लर्निंग, टीचिंग लर्निंग मैकेनिज्म्स डेवलप करेगी, जिसके लिए सरकार ने काफ़ी फंडिंग का भी प्रोविजंस रखे हुए हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो टीचर होगा वो एक तरीके से जिसे हम कहेंगे कि एक गाइड बाय द साइड की भूमिका वो अदा करेगा, ना कि एक वन वे कम्युनिकेशन नहीं होके टीचर बच्चों को सीखने में मदद करेगा। एक फैसिलिटेटर, एक मेंटर का रोल उसका इवॉल्व होगा, ना कि सिर्फ एक लेक्चर दिया और आप चले आए वहाँ से। तो टीचर्स के लिए स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं इसमें, जिसमें हर लेवल पर ट्रेनिंग की बात कही गई है, टीचर्स के प्रोफेशनल और करियर एडवांसमेंट की बात कही है, टीचिंग प्रोफेशन को ज़्यादा लुक्रेटिव और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने की बात कही गई है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस प्रोफेशन को अपनाएं, जो केपेबल, जो कॉम्पिटेंट लोग हैं, जो कि इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो इस फील्ड में आए, उनको एक चैलेंजिंग फील्ड की तरह लगे, उनको अट्रैक्ट करे। तो इसके बारे में भी इसमें काफ़ी प्रोविजंस हम देखते हैं कि हैं। जी पवित्रा जी, आपका कहना तो यही है कि एक राब्ता जो है वो बहुत अच्छा सा बना रहे एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में, और हम भी यही चाहते हैं। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसका मकसद ही यही है कि बच्चे जो हैं
वो ज़्यादा दिलचस्पी लें पढ़ाई में, जिस तरह से वो भागते थे, उनका इंटरेस्ट लूज़ ना हो, और उसी को आसान बनाने के लिए इस हद तक बात कही गई है कि आप मदर टंग के अंदर पढ़ाएं। अगर उनको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करें ताकि वो उस बात को समझ सके, ना सिर्फ रट्टा लगा सके। जैसे कि हम देखते थे डेफिनेशन हमने सिर्फ याद कर ली, रट ली है, लेकिन हमें पता नहीं है कि असल में उसका मकसद क्या है और मतलब वो क्या कहती हैं, ये सब चीज़ें ना हो। इसी के साथ साथ रीजनल जो लैंग्वेजेस हैं उसके हवाले से ही जेईई जो मेंस हैं उसमें पहले 3 ज़बानों में हुआ करता था और अब ये 13 रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर हो गया है। इतना आसान बना दिया गया है। इसको आरती जी आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, लैंग्वेज का जहाँ तक मुद्दा है, मेरे हिसाब से ये क्रिएटेड मुद्दा है। लैंग्वेज से सिर्फ आप कम्युनिकेट करते हैं, राइट, और लैंग्वेज बिकम्स सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर लैंग्वेज को हटा दें तो आप सोच भी नहीं पाएंगे। अगर हम कहें कि मेरे मस्तिष्क से आप हिंदी या इंग्लिश हटा दें तो शायद सोचना ही बंद हो जाएगा। सो आजकल तो इसके बहुत बियॉन्ड बात हो रही है, जिसमें मल्टीलिंगुअल क्लासेस की बात कर रही है कि एक टीचर है वो जिस लैंग्वेज में बच्चा समझता हो उसमें कम्युनिकेट करना चाहे, उसमें कोई स्पेसिफिक एक लैंग्वेज या 2 लैंग्वेज की बात नहीं है। इनफैक्ट जितनी लैंग्वेजेस आप जानते हैं उतना आपके लिए अच्छा होता है, क्योंकि आप उतना लिटरेचर, उतने रिसर्च पेपर्स आप उतनी लैंग्वेजेस में पढ़ सकते हैं। अगर मुझे रशियन आती है तो मैं रशियन की रिसर्च भी पढ़ सकती हूँ, लेकिन अगर नहीं आती है तो पूरा वो लिटरेचर मेरे लिए ब्लॉक्ड हो जाता है। सिमिलर गोज फॉर जर्मन, फ्रेंच, एनी दिस थिंग। तो जो अच्छे स्कॉलर्स होते हैं आप देखेंगे वो ज़्यादातर 7-8 लैंग्वेजेस में ट्रेंड होते हैं, बेसिक उसमें, तो वो सब कुछ पढ़ सकते हैं, तो वो कंपैरिजन कर सकते हैं, वो एनालाइज कर सकते हैं। सो दैट इज़ आई थिंक दिस थिंग। लेकिन हाँ, जो बुनियादी शिक्षा है वो मदर टंग में होना चाहिए, क्योंकि बच्चा जब से जन्म लेता है तब से वो अपनी माँ को बोलते हुए सीखता है, तो ही इज़ मोर कंफर्टेबल। तो वो तो मदर टंग की बात है। फिर ग्रेजुअली अगर मदर टंग में एक बार लैंग्वेज की पकड़ आ जाती है, जैसे कि कई स्कूल्स में ट्राई भी करते हैं, वन ऑफ देम इज सरदार पटेल, कि वह जो बुनियादी शिक्षा है वो आपकी मदर टंग में रहती है। उसके बाद फिर वो लोग इंग्लिश भी उतना ही अच्छा ले लेते हैं, या जो भी उनको लैंग्वेज दी जाएगी वो उतनी अच्छी पकड़ लेंगे। सो ये तो एक कंट्राइव मुद्दा है, ये थोड़ा सा पॉलिटिकल हो जाता है, आइडेंटिटी से रिलेट हो जाता है कि हम हिंदी नहीं पढ़ेंगे और हम तमिल नहीं पढ़ेंगे, दोस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन। बट ये एक्चुअली ये बहुत बड़ा मुद्दा शिक्षा के क्षेत्र में नहीं है। जिस लैंग्वेज में समझ में आए उसमें हम समझ लेंगे। और अब टेक्नोलॉजी इसमें बहुत सपोर्ट कर रही है, क्योंकि आइकॉन बेस्ड बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अब तो नया टर्म आ गया है साइबरगॉजी। अभी तक हम लोग पेडागॉजी और एंड्रोगॉजी की बात करते थे, अब तो नया टर्म आ गया है कि साइबरगॉजी। तो कैसे हम ब्लेंडेड लर्निंग करेंगे, कैसे हम लोग बहुत सारी चीज़ें थ्रू टेक्नोलॉजी करेंगे, दैट विल गेट जनरली इंटीग्रेटेड विद द क्लासरूम प्रोसेसेस। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है। तो लैंग्वेज हमारे ख्याल से तो जितना ज़्यादा सीखें उतना अच्छा है, जितना सीख पाएँ, और क्योंकि आप उतनी ज़्यादा चीज़ें पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। तो इट इज़ एक्सेस टू द नॉलेज गेट्स। तो हमारे ख्याल से ज़्यादा लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए किसी भी बच्चे को। जी पवित्रा जी, आरती जी ने साइबरलॉजी की बात की है, तो ये आज की नई रियलिटी है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कोविड में जिस तरह के हालात बने हैं, और ज़्यादातर 2 साल से हम ये देख रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन ही चल रही है, तो उससे निपटने के लिए आगे भी इस तरह के हालात आ सकते हैं। किसी को पता नहीं था कि पैंडेमिक में इस तरह के हालात आ जाएंगे, लेकिन आगे मुस्तकबिल के लिए हमारे पास क्या टूल हैं इसके लिए? देखिए, अचानक एक दिन आपको पता लगा कि विश्व के सारे स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान अब बंद होंगे, और जो यूनेस्को का डेटा है उसके हिसाब से अप्रैल मई 2020 में वर्ल्ड वाइड 60 मिलियन बच्चे जो हैं वो स्कूल्स और कॉलेजेस से बाहर हो गए। और हमने ये भी देखा कि जो चीज़ हमारे लिए लगभग नामुमकिन सी थी, कि हम सोच भी नहीं सकते थे जनवरी फरवरी 2020 में कि एक दिन हम अपने सारी क्लासरूम को डिजिटल मोड में शिफ्ट कर देंगे, वो काम हमने विद इन महीने भर के अंदर हमने देखा कि हम वो कर पा रहे हैं। तो ये बात हमें समझनी चाहिए कि एक टर्म है एड्यूटेक। तो भारत ऑलरेडी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में एक पायनियर है। हम जानते हैं कि हमने ग्लोबलाइजेशन की इस वेव को पूरी तरह से हाफ किया है। हमारे सर्विस सेक्टर की दुनिया मिसाल देती है, हमारे आईसीटी सेक्टर की दुनिया मिसाल देती है। तो ये जो बदलाव आया है, ये जो चेंज जो आया है,
जिसको हम ब्लेंडेड लर्निंग की बात, अब हम ब्लेंडेड लर्निंग, जैसे आरती जी ने कहा कि अब हम ब्लेंडेड लर्निंग की तरफ मूव कर रहे हैं, कि अब हम फ्यूचर में हम ये एंटिसिपेट करके चल रहे हैं कि कोई भी शिक्षा जो है वो हमें डबल प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिसे हम कहते हैं सिंक्रोनस भी और एसिंक्रोनस भी, कि टीचर के साथ कुछ पोर्शन जो होगा वो ऐसा होगा जो बच्चे क्लास में सीखेंगे और कुछ पोर्शन जो होगा वो बच्चे ऑनलाइन या डिजिटल माध्यम से सीखेंगे। नई शिक्षा नीति जो है इसमें भी इस पर बहुत जोर दिया जा रहा है। इसमें भी हम ये कह रहे हैं कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज होंगे। तो ओपन लर्निंग की फिलॉसफी ये है कि वो इंटरनेट बेस्ड लर्निंग होगी और उसका फायदा ये होगा कि वो आपकी शिक्षा की कॉस्ट को बहुत कम कर देती है और आपको उसमें नई शिक्षा नीति जो एकेडमिक क्रेडिट बैंक की एक बात कर रही है कि आप कहीं से भी कोई कोर्स कर सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से कोर्स कर सकते हैं और आपके पास एक डिजिटल बैंक होगा जिसमें आप अपने क्रेडिट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर एक एक्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो आप उसी यूनिवर्सिटी के खाली कोर्सेज कर सकते हैं। आप YZ ABC किसी भी यूनिवर्सिटी के कोर्सेज करिए और आपके क्रेडिट उसमें जुड़ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल होंगी जब हम एक डिजिटलाइजेशन और एजुकेशन को टेक्नोलॉजी के साथ इंटरट्वाइन कर हम उसको देख पाएंगे। तो नई शिक्षा नीति में भी इस पर बहुत जोर दिया गया है और अभी भी हम इस पर बात करें। हाँ, इसमें कई सवाल जो हैं वो उठते हैं, जैसे डिजिटल डिवाइड का सवाल इंडिया में एक बहुत कॉमन सवाल है, डिजिटल डेफिसिट का भी सवाल है कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां बच्चों के पास आज भी वो सुविधाएं नहीं हैं जिससे कि वो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लर्निंग को उतना कैपेबली कर पाएं। लेकिन आई एम श्योर कि विद टाइम इम्प्लीमेंटेशन होते होते ये चीज़ें काफ़ी कुछ सुधार पाएंगी और इसमें भी प्राइवेट स्टेक होल्डर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करेंगे, क्योंकि वो हमें कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे जो कि लो बैंडविड्थ, जो अगर इंटरनेट अच्छा नहीं भी है तो आप किसी भी माध्यम से बच्चों तक अपनी जो है लेसन्स जो हैं उन तक पहुंचा सकते हैं ताकि वो उस पर सीख करें, उससे सीखें और एग्ज़ाम दें या ना दें और अपने क्रेडिट्स को इंक्रीज करें। तो इससे मल्टीडिसिप्लिनैरिटी बढ़ेगी, इससे ओपन लर्निंग का कल्चर बढ़ेगा और इससे टेक्नोलॉजी इनेबलमेंट भी हमारी सोसाइटी का होगा। तो ये जिसे हम कह सकते हैं कि एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच है, जिसे हम कहें कि एक तीर से कई चीज़ें हमारी, कई निशाने हमारे सध जाएंगे। तो नाजरीन, हमारी इस ख़ास पेशकश में आज बस इतना ही। हमारे इस ख़ास प्रोग्राम पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecial@gmail.com। फ़िलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।